जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने देखा कि 1789 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद फ्रांस में लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी को लेकर के बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिसमें ला पार्टीज है, जिसको फादरलैंड भी बोलते हैं, लेसियन है, सेटियन मीन्स द सिटीजन है, न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है पुराने राजा वाले फ्लैग थे उसके जगह पे एक्सेप्ट किया गया। फिर कॉमन मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया। स्टेट जनरल की जगह पे नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया गया। नए हैम्स बनाए गए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है कॉमन आइडेंटिटी के तहत फ्रांस में लिए गए। ये सारे डेवलपमेंट को देखते हुए यूरोप के अदर कंट्री भी जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे, जिसमें स्पेशली स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, नीदरलैंड है। ये सारे कंट्री के लोग भी जो अप टू 1719 तक प्रभावित होकर के अपने अपने राष्ट्र में फ्रांस के साथ साथ इन राष्ट्रों में भी जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा किया जाने लगा। इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन वहाँ जो कि एक फ्रेंच आर्मी था, फ्रेंच कमांडर था, आगे जाकर के वहाँ का रूलर बनता है और फ्रॉम 1799 टू 1850 फ्रांस में रूल करता है। और फ्रांस में हालांकि इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके फ्रांस में डेमोक्रेटिक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया फिर से और मोनार्की सिस्टम को फिर से इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद हालांकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए, रोड कंस्ट्रक्शन किया, मेजरमेंट सिस्टम को बनाया, बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने किया। उसके बाद भी इनके साथ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की बातें जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे जुड़ा हो, आपसे पूछा जा सके। जो इसके बाद जो भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा लाया गया उसे सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, नेपोलियनिक कोड। इसके द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए वो आपको यहाँ पॉइंट्स के द्वारा दे रखा है। इन्होंने क्या किया, जो बर्थ के बेस पे प्रिविलेज था, मीन्स फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। इन्होंने एस्टेब्लिश ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हों, ये रूल इम्प्लीमेंट किए। उसका सारे के राइट्स को सिक्योर किया गया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवीज़न को सिंप्लीफाई किया। जैसे मान लो कि हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यदि देखते हैं तो सबसे ऊपर में कंट्री है जो पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करती है, रूल करती है। उसके बाद उससे नीचे का डिवीज़न जो है वो स्टेट है। और स्टेट जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि मान लो स्टेट डिवाइडेड है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है कई सारे सब डिविजन्स में, सब डिवीजन डिवाइडेड है ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स डिवाइडेड है सिटी और विलेजेज में। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो एडमिनिस्ट्रेशन सहूलियत तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, इसलिए ये डिवीज़न किया गया है। तो ऐसा डिवीज़न जो है नेपोलियन ने भी फ्रांस में, और जो एरिया फ्रांस के कंट्रोल में था यूरोप की कंट्रीज, वहाँ भी ये इन्होंने लागू किया। फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया। फ्यूडल सिस्टम अर्थात सामंतवादी व्यवस्था। जैसे मान लो कि जो राजा है, राजा का बेटा बेटा मंत्री होता है, एंड इन द सेम वे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर का सन भी मिनिस्टर बन जाता है, और जो लोकल ज़मींदार होते हैं उसका सन फिर से ज़मींदार हो जाता है। ये सिस्टम फ्यूडल सिस्टम था। इसको भी एबोलिश नेपोलियन ने किया। उसके बाद एक एरिया में पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत सारे बिजनेसमैन का एक एसोसिएशन बना होता था जिसे गिल्ड कहा जाता था। इस गिल्ड को भी इन्होंने रिमूव किया। एक्चुअली ये सारे गिल्ड करते क्या थे कि पार्टिकुलर एरिया में ये अपने बिजनेस के जाल को फैला रखे होते थे और वहाँ पे दूसरे बिजनेसमैन को एंट्री करने नहीं दी जाती थी, जिससे नए नए इनोवेटिव बिजनेसमैन को बिजनेस करने में समस्याएं होती थी। इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी रिमूव किया। देन जो भी ये सारे रूल्स फ्रांस के कंट्रोल वाले जो टेरिटरी थे यूरोप के दूसरे कंट्री, वहाँ भी इन्होंने लागू किया। अब इन सारे रिफॉर्म्स का
क्या क्या रिएक्शन होता है यूरोप की दूसरी कंट्री में, वो अब देखना है हमें नेक्स्ट स्लाइड में। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो इस स्टेप, फ्रांस के इस स्टेप को यूरोप के दूसरे कंट्री में वेलकम किया गया, वार्मली वेलकम किया गया, जिसमें हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद कुछ जो रीजन्स थे वहाँ भी इसको वेलकम किया। लेकिन धीरे धीरे जो फ्रांस का स्टेप्स था यूरोप के दूसरे कंट्री के लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा, और ये धीरे धीरे हॉस्टाइल में चेंज हो गया। जो फ्रांस एक अच्छा सा पार्टनर के रूप में दिख रहा था, अब हॉस्टाइल हो गया, दुश्मनी वहाँ स्टार्ट हो गई। इससे कई सारे रीजन्स हैं, जैसे आप देखो, इंक्रीज इन टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड टैक्स में इंक्रीज किया गया, सेंसरशिप को लागू किया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी काम गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं करना। तो कोई भी न्यूज़ भी यदि देना होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट यदि जाता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा न्यूज़ ना आए, तो ये कंडीशन है सेंसरशिप। उसके बाद क्या है, कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती जो है सबको शामिल करने की बात की जाती थी। यूरोप की दूसरे कंट्री के लोग भी फ्रेंच आर्मी में शामिल किए जाते थे, ताकि यूरोप के दूसरे एरिया को एक्वायर किया जा सके। अब ये सारे पर्पस जो फ्रांस के थे, वो धीरे धीरे यूरोप के दूसरे कंट्री को समझ में आने लगा, और ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण से जो नेपोलियन के द्वारा अच्छे अच्छे काम किए गए थे, उस पर ये सारे बोझ की तरह सामने आने लगे, ओवरवेट होने लगे सारे एडवांटेजेस पे। यही रीज़न है कि जैसे जैसे फ्रांस वापस जैसे जैसे नेपोलियन वापस फ्रांस की ओर बढ़ता गया, ये एक पिक्चर दे रखा है नेपोलियन का, जिसमें ये दिखा रखा है कि एज अ पोस्टमैन नेपोलियन को यहाँ दिखाया गया है। और जैसे जैसे नेपोलियन आगे बढ़ रहा है, इसकी झोली से देखो आप, एक एक लेटर बॉक्स से नीचे गिरते जा रहे हैं। एक्चुअली ये लेटर जो है नेपोलियन और फ्रांस के टेरिटरी को दिखा रहा है, जो फ्रांस के अंडर कंट्रोल था। और जैसे से नेपोलियन वापस फ्रांस की ओर बढ़ता जा रहा है, ये टेरिटरी उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सिविल कोड के बारे में दे रखा है, नेपोलियनिक कोड के बारे में दे रखा है पॉइंट्स। ये मैप दे रखा है कि नेपोलियन के डिफीट के बाद वियना में एक कांग्रेस सम्मेलन किया गया। उस कांग्रेस सम्मेलन के बाद जो यूरोप की कंडीशन क्या थी, वो यहाँ दिखाया गया है।